नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले पार्ट में हमने वर्णमाला के बारे में जाना था और वर्णमाला में स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, व्यंजनों की क्या विषमताएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यंजन एक अस्वतंत्र ध्वनि है, यानी व्यंजन को उच्चारित करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो वह उच्चारित हो पाता है। तो व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे, व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अर्थात ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 33 व्यंजनों में आते हैं आपके 25 स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और यह जो आपके स्पर्श व्यंजन है 25, पांच वर्गीय व्यंजनों को मिलाकर होते हैं, जैसे क ख ग घ और घ। तो यहां पर देखेंगे क ख ग घ ng, पांच पांच व्यंजनों का जो वर्गीय होता है, उन पांच व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी पांच वर्गों को लेकर के रहते हैं। तो अर्थात 5 और 5 वर्गीय तो हो जाते हैं आपके 5 5, कुल टोटल 25 स्पर्शीय व्यंजन। तो इन 25 स्पर्शीय व्यंजनों के अंतर्गत यानी क से म तक लेकर के स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। तो सबको ही वर्गीय कर देते हैं। देखिए च, फिर आता है छ, ज, झ, फिर य, इसी प्रकार से आता आपका ठ, ड, ढ, ड़, इसी प्रकार से आता है त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। यानी ये जो आपका क से लेकर म तक होता है, यह स्पर्शीय व्यंजन होता है। इसके बाद आपके आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये 4 अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 4 अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 25 4 29, अब भी 33 नहीं हुआ, अर्थात और कौन से मिलेंगे तो 33 होगा। तो 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन में आता है तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह। ये 4। तो देखिएगा 25 4 29, 29 4 33, संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 33 होती है। अब इसके बाद कुछ व्यंजन जैसे संयुक्ताक्षर के रूप में 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर होते हैं, अर्थात कौन कौन से? तो ये होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसका निर्माण जो होता है 2 व्यंजनों से होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे ये छ का निर्माण क और श से होता है, और ये त्र का निर्माण त और र से होता है, ज्ञ का निर्माण ज प्लस य से होता है, और ये स्र का निर्माण तालभ्य स प्लस र से होता है। अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद 2 द्विगुण आते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन, 2 गुण व्यंजन देखिएगा कौन कौन से ये होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजनों के अंतर्गत वे हैं ढ़ और ढ़। इनको कई नामों से जानते हैं। द्विगुण व्यंजन, या इन्हें हम कह देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और इनका दूसरा भी नाम है, इनको और किस नाम से जानते हैं? ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन।
ताड़नजात व्यंजन के नाम से जानते हैं और इन्हें हम कह सकते हैं हिंदी की नवीन विकसित ध्वनि। तो हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 33 व्यंजन और इसमें 4 आ जाते हैं आपके संयुक्ताक्षर और इसमें आ जाते हैं 2 द्विगुण, अर्थात इनकी संख्या जो हो जाती है वे संख्याएं कितनी होती हैं, तो 4 3 7 2 9 और ये 3 39 ये संख्या हो जाती है। कल हम आपसे स्वरों के बारे में चर्चा किए थे तो बताए थे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं अर्थात 11 ये हो जाएंगे, तो इनकी संख्या हो जाती है 0 9 1 10 0 और इधर गया 4 4 1 5 50 और इसके साथ 2 अयुग्वाह होते हैं। अयुग्वाह को अयुग्वाह क्यों कहते हैं इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो अयुग्वाह को अयुग्वाह क्यों कहते हैं तो देखिएगा क्यों कहते हैं अभी चर्चा कर रहे हैं। पहले ये देखें कि अयुग्वाह में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो ये देखें अयुग्वाह में अनुस्वार और विसर्ग आता है। तो यहां पर देखेंगे अनुस्वार ध्वनि जो होती है वह अयोगवाह कही जाती है, विसर्ग ध्वनि जो होती है वह अयोगवाह कही जाती है। इनको अयोगवाह कहे जाने के रीजन यह है, ये ना तो स्वर के साथ स्वतंत्र रूप से होते हैं ना तो व्यंजनों के साथ स्वतंत्र रूप से होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह किया जाता है। अर्थात इन दोनों के साथ रहने के लिए ये अयोग्य हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम वर्णों की संख्या यानी कि पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या को जब अकाउंट करते हैं तो 50 ये और प्लस 2 ये अयोगवाह होते हैं। अब इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है तो देखिएगा इनकी टोटल संख्या हो जाती है आपकी 52। तो इनकी संख्या होती है 52। तो कहते हैं वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यानी कुल वर्णों की संख्या तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है 52 यानी 52 होती है। किस प्रकार से होती है ये सारी चर्चा हमने यहाँ पर विधिवत की हुई है। अर्थात ये 33 व्यंजन है और यहाँ पे आपके 4 अंतस्थ हैं 33 और 4 अंतस्थ है अर्थात 37 और 2 आपके कौन से हैं 33 में तो ये अंतस्थ नहीं 33 में सॉरी देखिएगा 33 तो ये अंतस्थ और उसमें लेकर के 33वें हैं और ये 4 आपके संयुक्त अक्षर हैं और यहाँ पे 2 द्विगुण हैं और यहाँ पे 11 जो क्या है स्वर है। टोटल संख्या कितनी हुई 50 होती है और ये 2 जो है अयुग्मा है इसलिए टोटल संख्या 52 बताई गई है। अर्थात व्यंजनों में और भी विषमता को देखते हैं। ये जो वर्गीय व्यंजन है अर्थात ये जो स्पर्शीय व्यंजन है इनकी संख्या 25 है। इनको स्पर्शीय व्यंजन क्यों कहा जाता है तो स्पर्शीय व्यंजनों को स्पर्शीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे स्पर्शीय भाग को स्पर्श करते इनका उच्चारण होता है। यानी ये हमारे कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ ऐसे स्थानों को टच करके हमारी जिह्वा क्या करती है इनका उच्चारण करवाती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं इनको हम स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है यानी अंतस्थ व्यंजन जो होता है इसमें देखेंगे य और व का नाम रखा जाता है अर्धस्वर के रूप में जानते हैं या अर्ध स्वर जानते हैं यानी अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं यानी स्वरों का आधा काम ये पूरा करता है। इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं और तो देखिएगा इसकी चर्चा हम यहीं पे कर लेते हैं कि ये अर्ध स्वर है या नहीं है। जैसे हम कुछ शब्दों को लेकर का आपको स्पष्ट करवा देते हैं कि ये जो अर्ध स्वर है यह अर्ध स्वर या और वह किस रूप में कहे जाएंगे। देखें जैसे शब्द में आप बोलते हैं देखिएगा जैसे आप कहते हैं कौआ या आप कहते हैं कौआ देखिएगा यहां पर अर्ध स्वर है या नहीं। देखिए स्वर का आधा वर्ग पूरा काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर देखिए आ है स्वर है इसी स्थान पे तो वह आया हुआ है अर्थात आधा वर्ग आधा काम को क्या करता है पूरा करता है इसलिए हम कहते हैं इसको
अर्धस्वर। तो अर्धस्वर, अब यहां पर देखेंगे य को फिर अर्धस्वर, जैसे यहां पर देखेंगे हम किसी शब्द को लेकर के इसको स्पष्ट करवाते हैं अर्धस्वर के रूप में। तो यहां पर देखेंगे जो आपका य आया हुआ है, शब्द लेकर के शब्द लिखते हैं महिलाएं, इस प्रकार से लिखा जाता है। और महिलाएं, महिलाएं इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यहां पर देखें कि ये जो यह है, यानी यह है यहां पर, और ये जो ये है, ये आधा वर्ग यह पूरा कर रहा है। इसलिए आप स्पष्ट हो सकते हैं यहां पर कि ये अर्ध स्वर है, यानी स्वर का आधा वर्ग आधा कार्य पूरा कर रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें अगर दोनों में आपको उत्तर देने होंगे, दोनों में चुनना होगा शुद्ध के रूप में, तो स्वर को प्राथमिकता दी जाती है। कारण है ये कि हमारी देवनागरी लिपि कहती है अपनी बातों को जितने कम से कम शब्दों में कह दें वही उसकी शुद्धता है, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी सही माना जाता है। अब आते हैं र को लेकर के। तो र को हम क्या कहते हैं? र को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन, लुंठित वर्ण कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। तो इसको हम कह सकते हैं प्रकंपित व्यंजन, और इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। कारण क्या है कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का अगला हिस्सा जो है वह क्या होता है, मुड़ जाता है, और हमारी जिह्वा में कंपन आ जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ल को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। तो ल को कहा जाता है पार्श्विक। किस रूप में कहते हैं पार्श्विक, क्यों कहते हैं पार्श्विक? यह हमारे उच्चारण स्थान जो होते हैं स्पर्शीय भाग से ही उच्चरित होता है, और यह जो होता है ल का उच्चारण जो होता है वह स्पर्शीय भाग से होता है। हमारी जिह्वा क्या करती है, बीच में आकर के वायु मार्ग हमारे अगल बगल से क्या करता है, बाहर हो जाता है, अर्थात ये ल का उच्चारण हम पार्श्विक रूप में करते हैं, इसका नाम पार्श्विक रखते हैं। अब यहां पर देखेंगे ये जो है आपका तालव्य से कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसको मूर्धा कहा जाता है, और इसको दंत से कहा जाता है। ये मूर्धा से उच्चरित होता है और ये दंत से उच्चरित होता है। और ह को हम काकल्य कहते हैं, काकल्य कहते हैं। इनको काकल्य क्यों कहा जाता है? तो ह को काकल्य कहने का रीजन ये है कि जब ह का उच्चारण हम करते हैं तो वायु जब हमारे कंठ से होकर के आती है तो जिह्वा उसके बीच में खड़ी हो जाती है, और उसके अगल बगल स्थानों से वायु कंठ मार्ग से एक सहायता लेकर के बाहर निकल जाती है, अर्थात इसको हम कहते हैं काकल्य। ठीक, तो साथियों देखिए आप यहाँ पर इसकी विषमताएं जो भी थी एक एक व्यंजनों को लेकर उसकी हमने चर्चा की है, और पूरे वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने अयोगवाह होते हैं, अर्थात इन भी विषमताओं के बारे में हमने चर्चा की है। अब एग्जाम बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आपसे बनाए जाते हैं। जैसे प्यारे मित्रों देखिएगा यहाँ पर स्वर से अगर प्रश्न किया जाता है तो स्वर एक अस्वतंत्र ध्वनि है, अर्थात स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, व्यंजन एक अस्वतंत्र ध्वनि है, अर्थात स्वर को उच्चारित करते समय किसी की आवश्यकता सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर, अब आपसे प्रश्न एग्जाम बेस्ट जो होंगे उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें देखेंगे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 उत्तर देंगे। अब कहेगा उच्चारण के आधार पर, अगर पूछे स्वर कितने हैं तो उत्तर होंगे 11। अगर पूछेगा कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो इसमें अयोगवाह रख लेते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। अगर हम यहीं पे पूछें कि उच्चारण के आधार पर, अर्थात उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, अर्थात री को उच्चारण के आधार पर नहीं माना जाता है, तो इनकी संख्या 10 होती है। और बाकी जो भी पूछा जाता है आपसे सवाल, जैसे जाति आधार पर,
मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है और एक तीसरा प्लुत होता है। इन सभी बातों की चर्चा हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं और योग वाह की चर्चा किए हैं। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो किसी भी सवाल को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका तुरंत ही आपको सॉल्यूशन देंगे। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को आगे अगले पार्ट में इनकी और भी विविधताएं और विषमताएं, प्राणत्व के आधार पर, भूसत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उच्चार आधार पर वर्णों को किस रूप में रखा गया है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।